परीक्षा में समास का प्रश्न देखते ही सबसे पहले यही मन में आता है कि कौन सा भेद सही है। क्या कोई ऐसा शब्द है जो किन्हीं दो भेदों के अंतर्गत आता है? जैसे दशानन, क्या दशानन द्विगु समास है या बहुव्रीहि है या दोनों है? रात और दिन कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है या अव्ययी भाव है? अब अगर आप ये कहेंगे कि योजक चिन्ह है, अव्ययी भाव समास है, तो ये गलत है। रातों रात कौन सा समास है? अरे ये तो योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है, द्वंद्व समास है। नहीं, गलत है, ये अव्ययी भाव समास है। तो आइए समास से रिलेटेड सभी कन्फ्यूज़न को हम खल्लास करते हैं सिर्फ एक ही वीडियो में। हेलो एवरीवन, आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा समास तथा समास विग्रह। समास किसको कहते हैं? जब भी आप दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाएं और उनको मिलाने से एक नया शब्द बनाते हैं तो उस नवीन शब्द को हम नाम देते हैं समस्त पद का। और ये जो समस्त पद बनने की प्रक्रिया है, यानी कि ये जो नया शब्द बनने की प्रक्रिया है, उसको हम कहते हैं समास। जैसे कि हमारे पास है एक शब्द है रसोई और घर। रसोई घर, इन दोनों शब्दों को अगर हमने मिला दिया तो हमारे पास नया शब्द बन गया रसोई घर। तो ये जब हमने दो शब्दों को मिलाया है, इस प्रक्रिया को कहेंगे समास। विग्रह, जैसे कि आप जानते हैं विग्रह का मतलब होता है अलग करना। जब हमने एक शब्द के दो टुकड़े कर दिए या दो से अधिक टुकड़े कर दिए तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? समास विग्रह। लेकिन समास में क्या है? समास में हम उसको शब्दों से अलग करते हैं। जैसे देखिए, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, यानी जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं उसके लिए जो स्थान है, शाला का मतलब स्थान, तो उसको हम कहेंगे पाठशाला। अब ये समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय, चौथा द्वंद्व, पांचवा तत्पुरुष और छठा है हमारे पास बहुव्रीहि समास। यहाँ पर व है, ब नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, अगर आप समास विग्रह करने जा रहे हैं तो उसको शब्द अर्थ की तरह सोचिए। समास विग्रह अगर आपको आता है और आपसे पूछा जाता है कि समास का विग्रह करें और ये बताएं कि ये कौन सा समास है, तो उस शब्द को आप शब्द अर्थ की तरह सोचें कि इसका क्या अर्थ रहेगा। तो अब हम करने जा रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है जी? इसकी पहचान ये है कि अगर आपका कोई शब्द यथा, प्रति, आ, भर या योजक चिन्ह के दोनों तरफ समान शब्दों के प्रयोग से होता है तो आप उसको बिना सोचे समझे अव्ययी भाव समास में लिख दें। फिर से देखें, जैसे यथा है यथोचित, यथोचित यानी जैसा उचित हो। प्रति, प्रति का मतलब हर रोज, प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन। आगे देखें, आ से क्या आया हमारे पास? आ जन्म, जन्म तक। आ मरण, मरण तक। हमने इसका सिंपल शब्द अर्थ बताया है। योजक चिन्ह ये रहा हमारे पास, ये छोटी सी जो लाइन है इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। इधर भी देखिए, रात तो रात, यानी योजक चिन्ह के दोनों तरफ एक समान शब्द है और इसका क्या मतलब रहेगा? रात ही रात में, ठीक है। वह रातों रात अमीर बन गया, यानी वह रात ही रात में अमीर बन गया। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं अगर ये आपको दिखाई देते हैं तो आप इस तरह से विग्रह करेंगे और उसके सामने लिखेंगे अव्ययी भाव समास, ठीक है जी। इसमें क्या है? पहला पद प्रधान होता है, यानी ये वाला, ठीक। इससे हमें पता चलेगा कि दूसरा शब्द जो है वो क्या कहना चाहता है। उपसर्ग वाले शब्द हैं और पहला शब्द छोटा होगा, ये उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं और ये शब्द दूसरे शब्द से छोटे होंगे। जैसे ये देखिए, बे आराम, आ जन्म, आ मरण, तो ये हम आ गया, हमारा हुआ अव्ययी भाव समास। आपके लिए टेस्ट के लिए ये 4-5 मैंने शब्द दिए हैं, आप इनका विग्रह कीजिए। दूसरा हमारा रहेगा तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है, यानी कि पीछे वाला जो शब्द है उसकी महत्व रहेगा। समास विग्रह करते समय कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि जब आप इसका समास विग्रह करेंगे, जब आप इसके शब्दों का अर्थ सोचेंगे तो उसमें कारक चिन्ह आएंगे ही आएंगे। अब अगर आपको कारक चिन्ह नहीं आते हैं तो मेरे इसी चैनल पर कारक चिन्ह के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दी गई है। आई बटन को दबाइए और उसमें कारक चिन्ह की वीडियो आप देखें।
देखिए फिर आगे थर्ड पॉइंट, समस्त पद बनाते समय कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। समस्त पद क्या होता है कि हमने जैसे ये शब्द बनाया है, ठीक है, ये क्या है, राजा राजपुत्र। राजपुत्र से आपको क्या समझ में आ रहा है? राजपुत्र से हमें समझ में आ रहा है कि इसका अर्थ रहेगा राजा का पुत्र। ठीक है जी। अब देखें, जब हमने इसका विग्रह किया तो बीच में ये आ गया का, जो कि हमें बता रहा है कि पुत्र है किसका, है राजा का। तो ये हमारे पास आ जाएगा संबंध तत्पुरुष। देखिए आपको कई बार डिटेल भी पूछी जाती है कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है। तो अगर आपको कारक चिन्ह आते होंगे तो आपने उसी कारक चिन्ह का नाम बताना है। का किस कारक चिन्ह का है निशान, संबंध का। तो हमारे पास इसका ये कौन सा तत्पुरुष आ गया, संबंध तत्पुरुष। अब आगे देखिए, अब ये जो चीज़ है समस्त पद बनाते समय कारक चिन्ह का लोप, ये क्या है, लोप का मतलब गायब हो जाना। समस्त पद क्या है, समस्त पद ये है, दो शब्दों के मेल से जो हमारे पास शब्द बना है उसको हम कहते हैं समस्त शब्द। अब देखिए यहाँ पर का है लेकिन यहाँ पर का नहीं है, यानी अगर आप इन दो शब्दों को जोड़ेंगे तो कारक चिन्ह हटा देंगे, लेकिन अगर आप विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह का प्रयोग आप करेंगे। आगे देखिए, तत्पुरुष में 6 कारक कर्म, संबंध, अधिकरण, अपादान, करण का प्रयोग किया जाता है। संबोधन कारक और कर्ता का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये भी क्वेश्चन कई बार से इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है कि तत्पुरुष समास में किन 2 कारकों का प्रयोग नहीं होता। तो पहला है संबोधन और दूसरा है कर्ता कारक। नेक्स्ट देखें, हमारे पास ये शब्द है पाठशाला। पाठशाला मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, पाठ के लिए शाला, यानी जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं। पाठ के लिए शाला, यानी किसी चीज़ के लिए। जब के लिए आ जाता है तो ये हमारे पास कहलाएगा संप्रदान कारक। ठीक है जी, संप्रदान तत्पुरुष। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, गत यानी जाना। ठीक है, अब ये स्वर्ग को गत, तो ये यहाँ पर किसी के लिए काम नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ये कौन सा आएगा, कर्म तत्पुरुष समास। मन माना, मन माना, मन से माना, यानी ऐसी चीज़ जिसको हमने मन से स्वीकार किया है, मन से माना है या मन के द्वारा माना गया। जब हमारे पास के द्वारा का मतलब से आता है सेंस, से का मतलब निकलता हो के द्वारा और इसमें कोई जुदाई नहीं हो रही है, तो ये हमारे पास आएगा करण तत्पुरुष। उम्मीद करती हूँ कि आपको तत्पुरुष जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखें, ये मैंने आपके लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए 4 शब्द दिए हैं, इसका विग्रह कीजिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका विग्रह करके बता सकते हैं। आगे देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी कंपटीशन में आ जाते हैं। देशभक्ति का समास विग्रह करें और भेद बताएं। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे देखें, रण क्षेत्र, रण क्षेत्र, इसको क और श की आवाज़ निकालें। रण क्षेत्र समास विग्रह करें और भेद बताएं। रण के लिए क्षेत्र, यानी ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र, ऐसा स्थान जहाँ पर हम लड़ाई कर, जिसका प्रयोग लड़ाई के लिए करते हैं। तो कौन सा आएगा फिर, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, आगे देखें, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, संप्रदान। देश निकाला, देश से निकाला। अब इसमें देखिए, पहले कोई व्यक्ति किसी देश में रहता था लेकिन अब उसको वहाँ से निकाल दिया गया है, यानी कि वो उस जगह से अलग हो गया है। देश से निकाला, यहाँ पर अलग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है जी, मेरे ख्याल से अब आपको तत्पुरुष भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय की समास की पहचान क्या है, उत्तर पद प्रधान है, उत्तर यानी बाद वाला, पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध, यानी कि एक जो शब्द है, एक पद है, वो विशेषण रहेगा, वो किसी की विशेषता बताएगा, और दूसरा पद होगा विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है। आगे देखें, विग्रह करते समय है जो या के समान शब्दों का प्रयोग करते हैं।
आगे देखिए जी, प्लीज़ मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कारक समझने के लिए आपको आई बटन में लिंक दिया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी है। कृपया क्लिक करें और 5 मिनट में कारक सीखें। हमारे पास इसका उदाहरण है नीलांबर। फिर वही शब्द अर्थ की तरह सोचेंगे, नीला अंबर। ठीक है, नीला। अब यहाँ पर आप खुद देखें, आप यहाँ पर कारक चिन्ह नहीं लगा सकती हैं। यहाँ पर क्या आएगा, नीला है जो अंबर। अंबर यानी आकाश, या फिर हम कपड़े को भी कहते हैं। नीला है जो अंबर यानी कि वो क्या है, नीलांबर। अब इसमें देखिए काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च कैसी है, काली है। मिर्च कैसी है, काली है। पूर्व पूर्व पद जो है वो उत्तर पद की विशेषता बता रहा है। मिर्च क्या है, विशेष्य। काली क्या है, विशेषण। काली है जो मिर्च, लाल टोपी, लाल है जो टोपी। शूरवीर, युद्ध में है जो वीर। अब देखें है जो इसका हमने प्रयोग किया है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्मधारय समास। आगे देखिए, क्रोधाग्नि, प्रधानाध्यापक, अधमरा, नील गाय, चंद्रमुख, पीताम्बर। आगे हम चलते हैं द्वंद्व समास की तरफ, जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो गए, यानी कि दोनों उत्तर पद और पूर्व पद दोनों का अपना ही महत्व रहेगा। विग्रह करने पर और का प्रयोग होता है। जब भी हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हम और शब्द का प्रयोग करेंगे। योजक चिन्ह के दोनों तरफ विलोम शब्द होते हैं। इसकी और निशानी क्या है, ये जो योजक चिन्ह है इसके दोनों तरफ आपको विलोम शब्द मिलेंगे, यानी एक जैसे नहीं मिलेंगे। जैसे हमने देखा था अव्यय भाव में रातों रात एक जैसा था, यहाँ क्या है, दिन रात। दिन रात का मतलब आपको क्या समझ में आता है? अगर हमने इसका शब्द अर्थ करना हो तो आप क्या कहेंगे, दिन और रात। देखिए ना, तो इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है ना। हम ये नहीं लगा सकते दिन का रात, तत्पुरुष नहीं आएगा। ठीक है, योजक चिन्ह के दोनों तरफ एक समान शब्द है नहीं, तो ये हमारे पास अव्यय भाव भी नहीं जाएगा। अभी तक हमने क्या करा है, कर्मधारय, तो ये शब्द इसकी विशेषता बता नहीं रहा। और दिन है जो रात, ये भी समास विग्रह गलत है, क्योंकि इसका कोई मतलब निकलता ही नहीं। ऐसा दिन जो रात हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से इसका जब भी हमने शब्द अर्थ करेंगे तो क्या हमारे मन में आएगा, दिन और रात। तो देखिए, पहली निशानी क्या कही थी, योजक चिन्ह के दोनों तरफ विलोम शब्द। और जब आप इसका विग्रह करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, दिन और रात। हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और का। तो यहाँ पर जैसे ही हमने और शब्द लगाया तो हमारे पास क्या पहचान आ जाएगी, ये है हमारे पास द्वंद्व समास। आई होप यू आर गेटिंग, आपको समझ में आ रहा होगा। पाप पुण्य, इंसान या तो पाप करता है या पुण्य करता है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पाप और पुण्य। पाप और पुण्य, और लगा दिया आपने तो द्वंद्व समास। राजा रंक, या तो जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं वो राजा है, नहीं है तो वो रंक है, गरीब है ना जी। तो विलोम शब्द है राजा और रंक, और का प्रयोग आया, दोनों तरफ विलोम शब्द हैं। चुपचाप द्वंद्व समास को टिक कर दें। गुण दोष, या तो किसी व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं या दोष होते हैं, तो गुण और दोष। इसी तरह से आपका टेस्ट रहेगा, इनको नोट कीजिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आगे देखें, और भी हैं इसके, नदी नाले, बच्चे बूढ़े, खट्टा मीठा, पृथ्वी आकाश। भाई बहन में समास का भेद बताएं। जैसे इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं, पृथ्वी आकाश में समास का भेद बताएं, भाई बहन में समास का भेद बताएं। योजक चिन्ह है, दोनों तरफ विलोम शब्द हैं, ठीक है जी। या जैसे लिंग बदल लो आ रहे हैं, सेम शब्द नहीं है, एक समान शब्द नहीं है, और हम क्या लिखेंगे, भाई और बहन, और का प्रयोग कर रहे हैं, तो कौन सा समास आएगा, द्वंद्व समास। आगे देखें, अब इसमें हमारे पास ये चॉइसेस दी होंगी, तो हमने क्या करना है, द्वंद्व समास को टिक करना है। भीम अर्जुन में समास का भेद बताएं। भीम और अर्जुन, कौन सा आएगा, द्वंद्व समास। नोट फिर में इसमें लिख लीजिए, अगर योजक चिन्ह के आसपास विलोम शब्द हैं तो द्वंद्व है, अगर एक ही शब्द दो बार आए तो वो अव्ययी भाव समास है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्विक ये टिप्स हैं ताकि आपको याद रहें, तो प्लीज़ इसको अलग से लिखिएगा। आगे देखिए, आगे है हमारे पास द्वंद्व समास के बाद अब हम चलेंगे द्विगु समास की तरफ। इसमें पहला पद जो है, जो पहला शब्द जो है वो संख्यावाचक रहेगा,
और विग्रह के समय हम का समूह शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे चौराहा। अब देखिए, चौ का मतलब क्या है? चार। नव का मतलब क्या है? नव का मतलब नया नहीं है, नव का मतलब नौ। चौमासा चार, तिरंगा तीन। तो पहले का विग्रह करेंगे चार, इसका बहुवचन बनाएं राहों, पीछे क्या लगाएंगे? का समूह। ठीक है। जैसे कि एक ऐसा जैसे जहाँ पर हमारी चार गलियाँ मिलती हैं, एक इधर से रास्ता आ रहा है, एक इधर से, एक इधर से, इधर से, तो ये जो बीच वाला चीज़ है इसको हम क्या कहेंगे? चौराहा। नवरात्रि, नवरात्रों की पूजा होती है ना, उसमें भी आप क्या करते हैं? नौ देवियों की पूजा करते हैं, है ना। तो नौ रात्रियों, इसका हम क्या करेंगे? बहुवचन। नौ रात्रियों का समूह। कौन सा समास आएगा? द्विगु। क्यों आएगा? क्योंकि गिनती आ गई। ठीक है जी। चौमासा, चौ का मतलब चार, चार मासों का समूह। मास यानी महीने। चार मासों का समूह, द्विगु समास। तिरंगा, हमारे देश का झंडा कौन सा है? तिरंगा, यानी जिसके तीन रंग हो। तो क्लियर हो गया, तीन रंगों का समूह। करना क्या है? जो पीछे वाला शब्द है उसको हमने बहुवचन बना देना है और पहले वाले की हमने गिनती सही तरीके से लिख देनी है। अभी आपके लिए टेस्ट है। चतुर्भुज, चारपाई, सतसई, शताब्दी। ठीक है जी। आगे देखिए, बहुव्रीहि समास। ये समास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है हमें कर्मधारय समास के साथ, लेकिन आसान बहुत लगेगा आपको जब आप इसको समझ लेंगे। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा होगा। इसमें कोई भी शब्द इतना प्रधान नहीं है कि वो आपको अपने आप से वो अपना ही मतलब बताए। ये दोनों शब्द जो हैं किसी एक तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करेंगे, उसका आपको वर्णन करेंगे। जैसे दशानन, हम सबको पता है दशानन सिर्फ एक ही व्यक्ति रहा है और वो है रावण। अब आनन क्या है? मुख। आनन का मतलब क्या है? मुख। 10 मुखों वाला। ठीक है, यानी 10 हैं मुख जिसके, 10 मुखों वाला, इस तरह से भी कर सकते हैं। या आप क्या करेंगे? 10 हैं मुख जिसके। किसके हैं? जिसके मतलब किसके हैं? जिसके के मतलब कि किसी एक व्यक्ति के हैं, और वो कौन है? रावण। यही बात मैंने आपको यहाँ समझाई थी कि किसी तीसरे व्यक्ति, विशेष व्यक्ति का वर्णन होगा। विशेष यानी जिसको हम, अगर हम इंग्लिश की ग्रामर की लैंग्वेज में कहें प्रॉपर नाउन, तो ये वो चीज़ है। ठीक है जी। दशानन रावण एक ही हुआ है। चक्रपाणी, पानी यानी हाथ, चक्र है जिसके हाथ में। तो आप सोचिए किस भगवान के हाथ में चक्र रहता है? तो ये आपने सोचना है और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। आप क्या लिखेंगे? इसका विग्रह है चक्र है जिसके हाथ में। अगर पानी का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप चक्र है जिसके पानी में, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये भी कौन सा आ गया? बहुव्रीहि। नीलकंठ, ये तो सबको पता है ना। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। जल्दी से बताइए किसका है नीला कंठ? कौन है ऐसे हमारे देव जिनका गला नीला है? तो कौन है? शिव जी। गजानन, गज यानी हाथी, आनन यानी मुख। गज के समान है आनन जिसका, गज के समान है आनन जिसका। सिंपल, आपने अपने शब्द अर्थ की तरह इसको सोचना है कि हम इसको मतलब कैसे समझाएं। नीला है कंठ जिसका, अब यहाँ पर नील के समान है कंठ जिसका नहीं हम लिख सकते, है ना। हमें पता है ये शिव जी की तरफ इशारा है, तो हम इसका विग्रह अपने अपने दिमाग से करेंगे। नीला है कंठ जिसका, चक्र है जिसके हाथ में, 10 मुखों वाला या 10 है मुख जिसके, गज के समान है आनंद जिसका। तो कौन है? गणेश भगवान। ठीक है जी, गणपति बप्पा। तो ये भी हमारा तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा हो गया, तो ये हमारा जाएगा बहुव्रीहि में। मृगनयनी, ऐसी औरत जिसकी आंखें हिरण के जैसे सुंदर हो। मृग के समान नयन वाली, नयन वाली। ठीक है, मृगनयनी। ठीक, तो ये आ जाएगा बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार से
अब आपने क्या करना है, महापुरुष, पुरुषोत्तम, चंद्रमुखी, चरण कमल, इनका विग्रह कीजिए। कौन सा शब्द समास के किस भेद के अंतर्गत आएगा, ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि हमने उसका विग्रह किस प्रकार किया है। क्या दशानन द्विगु समास है, क्या दशानन बहुव्रीहि समास है, या दशानन को हम द्विगु और बहुव्रीहि दोनों में ही लिख सकते हैं। दशानन का हमने दो प्रकार से विग्रह किया है। अगर आपने किया 10 मुखों का समूह, तो अगर आपने गिनती लिखी है तो ये द्विगु समास लिखेंगे। लेकिन अगर आप इसको लिखते हैं 10 है मुख जिसके, तो आपने एक विशेष व्यक्ति रावण की तरफ इशारा कर दिया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा बहुव्रीहि समास। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है दशानन कौन सा समास है और उसमें केवल बहुव्रीहि लिखा है, द्विगु नहीं लिखा है, तो आप बहुव्रीहि को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट देखें, रात दिन कौन सा समास है। अब आपने देखा योजक चिन्ह है, ठीक है जी, तो योजक चिन्ह तो अव्ययी भाव में भी आता है। तो अब हम अव्ययी भाव करें या द्वंद्व करें, हम क्या करेंगे, द्वंद्व करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके योजक चिन्ह के दोनों तरफ ही हमारे पास विपरीत शब्द हैं, तो ये जाएगा हमारे पास, ये जाना है द्वंद्व समास में। आगे देखें, रातों रात कौन सा समास है। रातों रात, अरे भाई सीधी सी तो बात है, योजक चिन्ह आ गया है तो द्वंद्व समास में चला जाएगा। नहीं, योजक चिन्ह तो है लेकिन इसके दोनों तरफ जो है वो विलोम शब्द नहीं है, यहाँ पर सेम शब्द है, एक ही शब्द है जो बारी बारी रिपीट हो रहा है, तो ये जाएगा हमारे पास अव्ययी भाव समास। क्यों, क्योंकि इसका विग्रह होता है रात ही रात में। तो चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नई क्लास में नई टॉपिक के साथ।